हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बेहतर होंगे। चलिए, मैं महेश चंद्रा अपने यूट्यूब चैनल में लेकर आया हूं आपको एसएससी जेई प्लस गेट प्लस ईएस और एसएससी जेई। ठीक है, जो बच्चे सिविल में हैं, मैकेनिकल की सारी ब्रांचेस हमने स्टार्ट की हुई हैं। जो बच्चे डिप्लोमा में कर रहे हैं, जो बच्चे सेमेस्टर वाइज हैं या बीटेक कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो यूजफुल है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, कंप्रेसिबिलिटी। जो बच्चे हिंदी में है, कुछ कंटेंट हमने हिंदी में भी तैयार किया है। ठीक है, किसी बच्चे को दिक्कत हो तो आप बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं। पहला टॉपिक है हमारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर या कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, बेसिकली बेटा कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है कि आपने देखा होगा किसी चीज को कंप्रेस करना, बड़े एरिया से छोटे एरिया में, या कह सकते हो वॉल्यूम को डिक्रीज करना, उसको हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी, या हिंदी बोलते हैं संपीड़न कारक या कोफिशिएंट ऑफ संपीड़न। ठीक है, जो कि ये क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक। ये फ्लूइड का एक कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब एक विशेषताएं हैं। ठीक है, कि हम फ्लूइड को कितना कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन मैं हाइड्रोलिक फ्लूइड्स की बात नहीं करता हूं। ठीक है, मैं जनरली लिक्विड की बात कर रहा हूं, जिसमें आप वाटर ले सकते हैं, लेकिन वाटर हम इनकंप्रेसिबल फ्लूइड की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, और गैस को हम कंप्रेसिबल की तरह से ट्रीट करते हैं। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है मेजर हाउ मच द सब्सटेंस वॉल्यूम डिक्रीज अंडर द प्रेशर। क्या हो रहा है कि जब आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो तो क्या हो रहा है, उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। इट्स एबिलिटी टू चेंज द वॉल्यूम, उसकी क्या है, चेंज करने की एबिलिटी है अंडर द प्रेशर। जो आप प्रेशर अप्लाई करो, विच रिप्रेजेंटेड इट बीटा। इसको किससे डिनोट करते हैं, बीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, हिंदी वाले सिंपल हिंदी में लिख सकते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत। चलिए इसको डिटेल में जानते हैं। इसको हमने ठीक है जान लिया कि एबिलिटी टू चेंज ऑफ द वॉल्यूम अंडर प्रेशर अप्लाई, ठीक है, सब बातें जान ली, लेकिन इसको डिटेल में कैसे जानेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कि फॉर द एग्जाम्पल, कि अगर मैंने एक पीवी डायग्राम लिया हुआ है, इसका मतलब है यहां पर हाई कंप्रेसिबिलिटी होगी और यहां पर लो कंप्रेसिबिलिटी होगी। चलिए ठीक है, हमने ये तो जान लिया कि यहां पर हाई कंप्रेसिबिलिटी है और यहां पर लो कंप्रेसिबिलिटी। तो इसका मतलब क्या है कि बार बार हम बोल रहे हैं कि हाई कंप्रेसिबिलिटी, लो कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, तो इसको मैं यहां लेता हूं। पहले बोला मैंने हाई कंप्रेसिबिलिटी के लिए लिया कि अगर मेरी पिस्टन यहां है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, गैस भरी हुई है, कोई भी गैस भरी हुई है, इसके बीच जो गैस है, यानी कि इनके बीच जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी गैपिंग क्या है, बहुत ज्यादा है। मैं इसको ज्यादा कंप्रेस कर सकता हूं जब मैं प्रेशर अप्लाई करूंगा। तो इसका मतलब क्या है, ये ज्यादा दब सकते हैं, इसलिए बोलेंगे हाई कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, और बोला है लो कंप्रेसिबिलिटी। वही मैं ये डायग्राम यहां बना देता हूं कि अगर मेरा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, डेल्टा पी में प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, जब मैं अप्लाई कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल्स के बीच गैपिंग ना के बराबर है। इसका मतलब कंप्रेसिबिलिटी लो है, मतलब मैं उनके बीच उनको नहीं ज्यादा दबा सकता, यहां मैं ज्यादा दबा सकता हूं, इज द कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं बीटा से। तो बीटा जो होता है वो होता है चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम और डिवाइड बाई अप्लाइड प्रेशर। ठीक है, पहले मैंने जो पैसे बात की थी कि कंप्रेसिबिलिटी मेरा अगर पिस्टन यहां पर है, तो जब मैं डेल्टा पी उस पर अप्लाई कर रहा हूंगा तो उसके अंदर क्या भरी हुई है, गैस है, जिसका वॉल्यूम V1 रहा होगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, उसको कंप्रेस किया, यानी कि मैं कंप्रेस किया
डेल्टा पी अप्लाई किया, वॉल्यूम में कितना चेंज आया हमको नहीं पता, हमने बोला V2 चेंज आया, और टोटल वॉल्यूम यहां से कितना चेंज हुआ, V1 माइनस V2, चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ, V1 माइनस V2, तो वो लिखेंगे चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, V1 माइनस V2 डिवाइड बाई V1 डिवाइड बाई अप्लाइड प्रेशर। इतनी बात क्लियर हुई। मैंने क्या किया, V1 माइनस V2, यहां से मैं कॉमन ले लूं माइनस, तो ये हो जाएगा V2 माइनस V1 डिवाइड बाई V1 डिवाइड अप्लाइड प्रेशर, तो ये हो जाएगा माइनस डेल्टा V अपॉन V1 डिवाइड बाई डेल्टा P। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आपने सोम में पढ़ा होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के नाम से आपने जाना होगा, वॉल्यूम स्ट्रेन डिवाइड बाई अप्लाइड प्रेशर। यहां तक किसी को दिक्कत, कोई बात ऐसी हो जो समझ में ना आ रही हो बेटा, इतना नोट करिए, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत, इतना नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला हमारे बन के आया कि बीटा जो था वो माइनस डेल्टा V डिवाइड बाई V1 डिवाइड बाई अप्लाइड P था। माइनस जो साइन है, जो माइनस हमने निकाला, माइनस साइन शो क्या कर रहा है कि माइनस साइन शो कर रहा है वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, और जब मैं अप्लाई कर रहा हूं प्रेशर बढ़ा रहा हूं, ठीक है। निगेटिव का मतलब है वॉल्यूम डिक्रीज विद इंक्रीज प्रेशर, यानी कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है जब मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं, या वॉल्यूम डिक्रीज विद प्रेशर इंक्रीज, ये निगेटिव साइन का मतलब ये है। अगर मैं इसकी यूनिट्स बनाना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, और P क्या होता है, P होता है F अपॉन एरिया, ठीक है। मैं यहां लगता हूं तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इससे तो ये कट जाएगा, क्या हुआ, मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई न्यूटन। यहां तक किसी को दिक्कत, क्या हुआ, मीटर स्क्वायर बाई न्यूटन। अगर मैं इसकी डायमेंशन निकालना चाहूं तो हो जाएगा L स्क्वायर, और फोर्स की क्या होती है डायमेंशन, MLT माइनस 2, ठीक है। एक से एक कट जाएगा तो हो जाएगा M माइनस 1L और T स्क्वायर, ये इसकी डायमेंशन हो गई, M माइनस 1L T की पावर 2। यहां तक किसी को दिक्कत। अब हम अगर ये देख सकते हैं, फॉर्मूला था मेरे पास बीटा इज इक्वल टू, पूरा ही फॉर्मूला लिखिए, बीटा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V डिवाइड बाई V डिवाइड बाई अप्लाइड प्रेशर। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख लूं 1 अपॉन P, तो इसका मतलब है जब मैं प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूं तो मेरा बीटा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जब मैं प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूं तो बीटा क्या है, मेरा कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और जब मैं इसको कम कर रहा हूं तो कंप्रेसिबिलिटी बहुत हाई है। ये कंक्लूजन आपको यहां से समझ में आ जाएगा, जो आपने यहां से समझा कि हाई कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, लो कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, ठीक है, कि हाई कब बोलेंगे, लो कब बोलेंगे। हाई का मतलब है कि जो मॉलिक्यूल्स की गैप ज्यादा है उसको हम ज्यादा दबा सकते हैं, लेकिन इसके बीच गैपिंग कम है तो मॉलिक्यूल्स को कम दबा सकते हैं। लेकिन लो कंप्रेसिबिलिटी उसको दबा नहीं सकते, जब अप्लाई प्रेशर करोगे तो बहुत दबेगा, बहुत ना के बराबर। तो यहां पर लो कंप्रेसिबिलिटी है और यहां पर हाई कंप्रेसिबिलिटी है, इसका मतलब है उनके बीच की डिस्टेंस, मॉलिक्यूल्स की क्या है, डिस्टेंस है। यहां तक किसी को दिक्कत बात समझने में, चलिए यहां तक किसी को दिक्कत आई समझने में, ये कोई पॉइंट। चलिए अब आगे चलते हैं, इस चीज को और एलिब्रेट करते हैं। चलिए यहां तक समझ में आई। अगर नहीं समझ में आ रही हो तो एक बार फिर यहां से समझ लो, मैं इसको फिर से समझा देता हूं कि अगर मेरा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है और ये पिस्टन यहां पर है और गैपिंग बहुत ज्यादा है मॉलिक्यूल्स के बीच,
तो इसका मतलब क्या है, प्रेशर मेरा क्या है, कम है, यानी कि P बीटा इज इनवर्सनली 1/P। प्रेशर बहुत कम है, कंप्रेसिबिलिटी हाई है, तो ये यहां क्या हो जाएगा, हाई कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, यहां प्रेशर कम है, तो इसका मतलब जब प्रेशर कम है तो मेरा वॉल्यूम, तो इसको यहां लिख लीजिए, अगर, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, मेरा प्रेशर हाई है, तो इसका मेरा मतलब वॉल्यूम, सॉरी, प्रेशर मेरा जब कम है तो वॉल्यूम मेरा बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर यही बात मैं यहां बोल दूं इस तरीके से कि अगर मैं पिस्टन यहां उठा लाऊं इसको, अगर मैं पिस्टन यहां उठा लाऊं, ठीक है, जैसे हमने पिछले बात की, तो इसके बीच जो मॉलिक्यूल्स हैं, गैपिंग क्या है, बहुत कम गैपिंग है, यानी कि बीटा इज इनवर्सनली 1/P। यानी कि यहां पर दबाने के बाद जब मैंने किसी को दबाया, इसका मतलब प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो गया होगा। ठीक है, और बीटा क्या हो जाएगा, कम हो गया होगा, यानी कि ये जो पॉइंट बनेगा वो लो कंप्रेसिबिलिटी का बनेगा, जो हमने बात की थी लास्ट क्लास में इसमें। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लो कंप्रेसिबिलिटी। इसका मतलब ये हो गया जब मेरा प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है तो वॉल्यूम मेरा उस कंडीशन में क्या होगा, मिनिमम होगा या कम होगा या डिक्रीज करेगा, जो भी आपको भाषा सही लगे वो आप चूज कर लीजिएगा। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत, कोई पॉइंट ऐसा समझ में ना आ रहा हो। चलिए अब बात करते हैं हम बल्क मॉडुलस की। बल्क मॉडुलस बेसिकली क्या है, कुछ नहीं है, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस को डिनोट करते हैं के से। ठीक है, इसको लिख सकते हैं, इट इज द, ये हिंदी वाले समझ सकते हैं, बल्क मॉडुलस जो है कंप्रेसिबिलिटी का उल्टा है, मतलब संपीड़न का उल्टा है, जस्ट रेसिप्रोकल। इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, मतलब बीटा। तो के इज इनवर्सनली 1/बीटा। तो ये क्या था हमारे पास, बीटा की वैल्यू क्या थी, माइनस डेल्टा वी डिवाइड बाई अप्लाइड प्रेशर, कुछ इस तरीके से था। इसको ऊपर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, डेल्टा पी डिवाइड बाई माइनस डेल्टा वी डिवाइड बाई वी। तो मेरे पास जो बना के का फार्मूला क्या बना, डेल्टा पी डिवाइड बाई माइनस डेल्टा वी डिवाइड बाई वी। बल्क मॉडुलस ये बन गया। अगर मैं इसकी यूनिट निकालना चाहूं तो ये क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई मीटर क्यूब डिवाइड बाई मीटर क्यूब, खत्म हो गई। क्या बचा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर इसको डायमेंशन में कन्वर्ट करना चाहो तो कर लो बेटा, इसका क्या है, mLT-2 डिवाइड बाई एल स्क्वायर। एक एल से एल काट दो, क्या बचेगा, mL-1 और T-2। तो ये इसकी डायमेंशन बन गई। ये बहुत पूछी जाती है एसएससी में तो। ठीक है, ये हो गया आपका फार्मूला, ये याद रखना है आपको, ये याद रखना है, और ये तो खैर पूछता ही है बहुत बार। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत तो बोलो, यहां तक, चलिए इतना नोट करिए जरा। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, जो इसके एग्जाम्पल हैं वो एलपीजी, सीएनजी, ठीक है, नेचुरल गैस, ये सब क्या है, सब की सब इसके एग्जाम्पल्स हैं, किसके, कंप्रेसिबिलिटी के और बल्क मॉडुलस के। अब हमने कहा कि बेटा कि K इज इनवर्सनली 1/बीटा था। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर बीटा की वैल्यू बहुत हाई होगी तो ये बहुत कम होगा। मेरी बात समझ में आ रही है, अगर कंप्रेसिबिलिटी बहुत हाई है, देखो हाई कहां था मेरा, हाई कब था, जब मेरी गैपिंग ज्यादा थी। हाई कब था, जब मेरे मॉलिक्यूल्स के बीच गैपिंग ज्यादा थी, यही था। उस कंडीशन में हाई है तो बल्क मॉडुलस कम होगा।
अगर यही वैल्यू कम है तो के बहुत हाई होगा। ये एग्जाम्पल हमने लिया था दूसरा, कि मेरी जो पिस्टन थी वो बिल्कुल पास में आ गई और मॉलिक्यूल्स के बीच जो गैपिंग थी वो बिल्कुल ना के बराबर है। ठीक है, यानी कि दोनों के बीच डिस्टेंस बहुत ना के बराबर है और हम उनको ज्यादा नहीं कंप्रेस कर सकते। इसको हम ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं लेकिन इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, जिसमें कंप्रेसिबिलिटी बहुत लो है। इसका मतलब बल्क मॉडुलस बहुत ज्यादा हाई होगा। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई पॉइंट ऐसा हो जो समझ में ना आ रहा हो? ठीक है, चलिए अब बात करते हैं के फॉर वाटर। बेटा ये तीन वैल्यू ऐसी हैं जो आपको याद रखनी है। के की जो वाटर बल्क मॉडुलस वाटर है वो 20 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और के फॉर एयर की वैल्यू है 1.05 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और के फॉर स्टील 160 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, अगर यही बात मैं बीटा के ऊपर लागू करूं, अगर यही बात मैं बीटा के ऊपर लागू करूं तो इसका मतलब है कि बीटा दो चीजों पे डिपेंड करेगा। अगर बीटा की वैल्यू 0 है तब क्या होगी, बीटा की वैल्यू 0 नहीं है तब क्या होगी। ठीक है, इसका मतलब है कि बीटा जब 0 है तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरी बेटा डेंसिटी कांस्टेंट होगी, तो फ्लूइड कैसा होगा, फ्लूइड इज इनकंप्रेसिबल होगा। फ्लूइड कैसा होगा भाई, फ्लूइड कैसा होगा, फ्लूइड इज इनकंप्रेसिबल। ठीक है, अगर बीटा 0 नहीं है तो इसका मतलब है मेरी डेंसिटी भी कांस्टेंट नहीं है। भाई इसका मतलब कि जो भी गैस है वो कैसी होगी, वो कंप्रेसिबल होगी। क्या होगी, कंप्रेसिबल गैस होगी। ये दो बातें बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा है एसएससी ने, दोनों पॉइंट पूछे हैं। ठीक है, ज्यादा बड़े पॉइंट है नहीं, बहुत ही सिंपल पॉइंट है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए, अगर मैं बात करता हूं कि इनको कंपेयर करता हूं, अगर मैं लिख रहा हूं के की वैल्यू कितनी है 20 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये वैल्यू 1.0 10⁵, इसका मतलब ये है कि जो एयर है इज अप्रोक्सीमेट, एयर इज अप्रोक्सीमेट 20,000 टाइम मोर कंप्रेसिबल ऑफ वाटर। यानी कि एयर को मैं 20,000, बहुत बार पूछा बेटा एसएससी ने, तो एयर को 20,000 गुना मैं कंप्रेस कर सकता हूं। किससे कंपेयर कर सकता हूं, एयर, उससे, वाटर से। तो एयर मेरी 20,000 गुना कंप्रेस हो सकती है कंपेयर टू वाटर। अगर मैं ये कहां से निकाला है तो ये आप देख सकते हो, अगर वैल्यू निकालो के फॉर वाटर और के फॉर एयर, और चाहो तो इसको 20 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई 1.05 इंटू 10⁵, तो लगभग ये वैल्यू 1 ही है। ठीक है, ऊपर ले जाओ, ये क्या हो गया 20 गुणा 10⁸ माइनस 5, जो हिंदी वाले मीडियम उनको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कितना बचा 10⁵, तो ये क्या होगा 20,000 हो गया। यानी कि अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, ट्वेंटी टाइम ऑफ एयर। ठीक है, एयर, यहां तक नोट करिए बेटा। कोई पॉइंट ऐसा हो जो समझ में ना आ रहा हो, यहां तक नोट करिए। किसी को कोई पॉइंट हो जो समझ में ना आ रहा हो, चलिए यहां तक सब नोट कर लिया बेटा आपने। चलिए, इससे पहले हम जान लेते हैं कुछ प्रोसेस हैं।
कुछ प्रोसेस हैं। पहला मेरा है आइसो थर्मल प्रोसेस। मैकेनिकल वाले समझ गए होंगे, लेकिन थोड़ा सिविल वालों के लिए दिक्कत होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पी वी इजिकल टू कॉन्स्टेंट याद रखिएगा। ठीक है, क्या याद रखेंगे? पी वी इजिकल टू कॉन्स्टेंट। चलिए, क्या याद रखेंगे? पी वी इजिकल टू कॉन्स्टेंट। कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, आपको इससे ज़्यादा कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए बेटा, P इंटू डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी इक्वस 0। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत? तो P इंटू डी वी बराबर माइनस वी डेल्टा पी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसको इसके नीचे ले जाइए, P इक्वस टू माइनस डिवाइड बाई डेल्टा वी। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं तो कोई दिक्कत? डेल्टा पी डिवाइड बाई माइनस डेल्टा वी बाई वी, इसको उठा के नीचे लाया, तो ये किसकी वैल्यू है? तो ये हो गई P इज इक्वल टू के। आपको बेटा ये याद रखना है एसएससी वालों के लिए रिजल्ट, कि जो बल्क मॉडुलस होता है वो प्रेशर के इक्वल होता है। किसमें? आइसोथर्मल कंडीशन में। और आइसोथर्मल का मतलब यहाँ पर टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट है, या बोलते हैं समतापीय प्रोसेस में बोलते हैं इसको। ठीक है, अगर हिंदी वाले हैं तो समतापीय ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट है हमारा, तो यही छोड़ते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस। और जो हिंदी वाले हैं उनको ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं रुद्रोष्म प्रक्रम। ठीक है, कोई दिक्कत है? हिंदी बोलते हैं रुद्रोष्म प्रक्रम। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। अब इसको जो डाटा यूज किया गया था वो पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट यूज किया गया था। सिविल वाले बस इतना ध्यान रखेंगे, मैकेनिकल वाले को तो अंडरस्टूड समझ में आ गया होगा, क्योंकि उनका ही एक सब्जेक्ट है ये। ठीक है, अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो P इंटू गामा V गामा माइनस के 1 इंटू डेल्टा वी प्लस, अब हमने इसको कर दिया गामा डेल्टा P बराबर 0। P इंटू गामा V की पावर गामा, एक माइनस बनेगा वो यहां पर V ले आए, कोई दिक्कत? तो माइनस ऊपर जाके यही हो जाएगा, तो डेल्टा P, और ये ले जाए उधर माइनस का V की पावर गामा डेल्टा P। तो इससे ये हुआ कि गामा से गामा घट गया बेटा। अब हमने क्या किया कि P इंटू गामा, और ये बचा डेल्टा V डिवाइड बाई V इक्वस टू माइनस डेल्टा P। ठीक है, यहां तक समझ में आया किसी को? चलिए आगे चलते हैं। P इंटू गामा इंटू डेल्टा V डिवाइड बाई V और माइनस डेल्टा P बराबर माइनस डेल्टा P। इसको उठा के पूरा ऐसे ले जाइए, P इंटू गामा इक्वस टू माइनस डेल्टा P डिवाइड बाई माइनस डेल्टा V डिवाइड बाई V। ये बेटा किसकी वैल्यू हो गई? ये K की वैल्यू हो गई। तो K क्या हो गया? गामा P हो गया। किसमें? एडियाबैटिक प्रोसेस में या रुद्रोष्म प्रक्रम में। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत तो बोलो। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि गेट में एसएससी में पूछा गया था, हमको पता है तीसरा वाला था डेंसिटी। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी भी थी डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या थी? m अपॉन v, यही था फॉर्मूला, यानी कि m इंटू वी, या लिख सकते हो रो इंटू एम। बात एक ही है। इसको डिफरेंशिएट कर दो, रो डेल्टा वी, इसको छोड़ो डेल्टा रो बराबर 0। तो रो डेल्टा वी इक्वल्स टू माइनस वी डेल्टा रो। इसको इसके नीचे ले जाइए, इसको इसके नीचे ले जाइए, इसको माइनस डेल्टा वी डिवाइड बाई वी इक्वल्स टू डी रो डिवाइड बाई रो। फॉर्मूला बन गया हमारे पास। के क्या था हमारे पास? के था
डेल्टा पी अपॉन माइनस डेल्टा वी डिवाइड बाई वी। तो k इज इक्वल टू डेल्टा पी। अब ये जो वैल्यू है माइनस डेल्टा वी अपॉन वी, तो ये क्या है, इसकी जगह पर ये वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा, डी रो अपॉन रो। ठीक है, तो इसको ऊपर लेके जाइए, रो डेल्टा पी डिवाइड बाई डी रो। चलिए इतना नोट करिए, 3 फॉर्मूले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एसएससी जेईई के लिए भी, गेट के लिए भी और ईएस के लिए भी, डायरेक्टली पूछे गए हैं। ठीक है, इतना नोट करिए। यहां तक किसी को दिक्कत, कोई पॉइंट ऐसा जो समझ में ना आ रहा हो? चलिए, यहां तक किसी को दिक्कत? अगर किसी को बेटा कोई दिक्कत आती है ना, तो आप बेझिझक पूछ लिया करें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फ्लूइड विस्कोसिटी, या विस्कोसिटी को बोलते हैं श्यानता गुणांक भी बोलते हैं। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, एक फ्लूइड की प्रॉपर्टी है। भाई आप कैसे बता पाओगे कि फ्लूइड मेरा गाढ़ा है कि कम गाढ़ा है कि ज्यादा गाढ़ा है, तो ये कौन बताएगा, वो बताएगी विस्कोसिटी। और विस्कोसिटी बेसिकली क्या हो गई, ये प्रॉपर्टी हो गई किसकी, फ्लूइड की। तो ये जो जनरेट होता है वो फ्लूइड फ्रैक्शन से जनरेट होता है। इसको थिकनेस फ्लूइड भी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं चिपचिपापन या द्रव गुण या द्रव घर्षण, एक ही बात है। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं बात करता हूं तो विस्कोसिटी इज द मेजर ऑफ, ध्यान रखिएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या हो रहा है, जब भी कोई बेटा फ्लूइड फ्लो करता है वो हमेशा लेयर वाइज लेयर करता है। अगर कोई फ्लूइड फ्लो करता है तो लेयर वाइज लेयर कर रहा है। अब जब एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर स्लाइड कर रही है तो उस पर क्या लग रहा है, फ्रैक्शन लग रहा है। तो वही बोला गया इंटरनल, ये दोनों पे, एक बाहर एक ये वाली, तो इसके बीच क्या लग रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ फ्लूइड, डिफॉर्मेशन ड्यू टू इंटरनल फ्रैक्शन। भाई जब कोई लेयर एक लेयर के ऊपर स्लाइड करेगी तो इंटरनल फ्रैक्शन भी होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स भी लगेगा। द फोर्स डेवलप बिटवीन डिफरेंट लेयर ऑफ द फ्लूइड, वो क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड विस्कोसिटी, या हिंदी बोलते हैं श्यानता गुणांक। चाहो तो इसको लिखिएगा, हिंदी बोलते हैं, इसको बोलते हैं श्यानता गुणांक। ठीक है, इसको बोलते हैं श्यानता गुणांक। चिपचिपापन द्रव विरूपण के आंतरिक प्रतिरोध का एक माप है। यह द्रव की विभिन्न परतों के बीच विकसित आंतरिक घर्षण बल के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, हिंदी वाले समझ गए होंगे, ये सिर्फ जो बच्चे हिंदी वाले हैं उनके लिए मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, जिससे किसी को समझने में दिक्कत ना आए, चाहे वो बीटेक का बच्चा हो चाहे वो गेट का बच्चा हो। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं मेन पॉइंट पर। हमने बोला कि कोई भी लेयर जो है, कोई भी फ्लूइड हमेशा लेयर वाइज लेयर फ्लो करता है। तो एक जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, मैं यहां लिख देता हूं फ्लूइड फ्लो। जब फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो वो लेयर वाइज ले हो रहा है, मतलब एक लेयर ये फ्लो हो रही है, दूसरी लेयर ये फ्लो हो रही है, तीसरी ये हो रही है, चौथी ये हो रही है, पांचवी और छठी, ऐसी बहुत सारी लेयर होगी जो क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि जो सबसे नीचे वाली लेयर है वो एकदम स्टैटिक होगी, स्थिर अवस्था में होगी। अब जब बेटा कोई चीज, मान लीजिए जैसे मानिए कोई पत्थर पड़ा हुआ है और उसके ऊपर पानी गिर रहा है, तो जो सबसे नीचे वाली लेयर होगी, जो पत्थर है आपका, स्टोन है, वो कैसा है, स्टैटिक कंडीशन में है। अब जब इससे कोई वाटर फ्लो होगा तो उसकी जो सबसे नीचे वाली लेयर होगी, जब ये इसकी वेलोसिटी 0 है तो उसकी भी वेलोसिटी 0 होगी। अप्रोक्सीमेट, जो पूरी 0 नहीं होगी लेकिन अप्रोक्सीमेट 0 होगी, इसको बोलते हैं बाउंड्री, ये अगर पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो हमने बोला एक पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया नीचे, यहां पर एक हमने अपनी तरफ से पॉइंट मान लिया जिसको बोलते हैं नो स्लिप कंडीशन। इसको बोलते हैं नो स्लिप कंडीशन। ठीक है, अब जब नो स्लिप कंडीशन है तो इसका मतलब है इनके बीच कोई भी मोशन नहीं हो रहा, नो रिलेटिव मोशन। जब भैया बिल्कुल फिक्स हो गया, जो पत्थर था और वाटर आ था, दोनों की वेलोसिटी क्या है, अप्रोक्सीमेट 0 है, तो नो स्लिप कंडीशन हो गई। इसका मतलब नो रिलेटिव मोशन हो गया, उन दोनों के बीच कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब जब नहीं हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो गई, इसका मतलब इससे पता लगा वेलोसिटी 0 हो गई। अच्छा बेटा 0 हो गई।
अब हम क्या पढ़ रहे हैं, विस्कोसिटी पढ़ रहे हैं। जब किसी की वेलोसिटी 0 हो गई तो उसको कहेंगे नो विस्कस। क्या बोलेंगे उसको, नो विस्कस बोलेंगे। अरे भाई हमको थोड़ी ना पता है कि अगर हमने वो बिल्कुल रुका हुआ है तो हम थोड़ी ना बता पाएंगे कि ये कितना विस्कस है, कितना गाढ़ा है, कितना नहीं है, कितना पतला है, ठीक है। तो जिसकी वेलोसिटी 0 हो गई तो इसका मतलब, वेलोसिटी 0 होने का मतलब है कि वेलोसिटी 0 का मतलब नो विस्कस, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। तो या कह सकते हो नो विस्कस या नॉन विस्कस, ठीक है। हमको नहीं पता है कि वो विस्कोसिटी उसकी है कि या नहीं है, तो नो विस्कस बोल दो या नॉन विस्कस बोल दो, एक ही बात है। चलिए, इतनी बात क्लियर हुई। क्योंकि हमने इसको पॉइंट कंसीडर कर लिया तो नो स्लिप कंडीशन हमने बोला। एनी रियल फ्लूइड हैज ए टेंडेंसी ऑफ स्टिक टू द बाउंड्री। कोई भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है, जैसे मान ली मैंने स्टोन बोला, अब जब यहां से फ्लूइड होके आएगा तो रियल फ्लूइड की बात कर रहे हैं, टेंडेंसी टू स्टिक, चिपकेगा इससे। द बाउंड्री, दैट बाउंड्री इज डायनामिक, द फ्लूइड मूव आल्सो मूव अलोंग द बाउंड्री। अगर ये बाउंड्री मूविंग है तो फ्लूइड भी की जो सबसे नीचे वाली लेगी वो भी मूविंग में होगी विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एंड द बाउंड्री आर स्टैटिक। मतलब स्टैटिक का मतलब अगर वो रेस्ट में है, रेस्ट में है, द फ्लूइड आल्सो इज रेस्ट। अगर ये रेस्ट में है, रुका हुआ है पत्थर, तो इसकी जो सबसे नीचे वाली लेयर होगी वो भी स्टैटिक होगी, यानी कि बाउंड्री कैसी हो जाएगी, स्टैटिक हो जाएगी। जब बाउंड्री स्टैटिक हो जाएगी तो उसी के आधार पर मैंने बोल दिया नो स्लिप कंडीशन, नो रिलेटिव मोशन, या वेलोसिटी 0, या जब वेलोसिटी है ही नहीं किसी की तो हमने बोल दिया नॉन विस्कस। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि हमने बोला कि अगर नीचे वाले की वेलोसिटी u है तो ऊपर वाले की u प्लस डेल्टा u होगी। लेकिन दूसरी क्या लग रहा होगा दोनों के बीच, क्या लग रहा है बेटा, फ्रैक्शन लग रहा है। फ्रैक्शन फोर्स लग रहा है या फ्रैक्शन रेजिस्टेंस लग रहा है, एक ही बात है। अगर नीचे वाले की u है तो ऊपर वाले की ऑब्वियसली बात है कि उसकी थोड़ी वेलोसिटी तो ज्यादा होगी, ठीक है। चलिए, फ्लूइड हमने बोला कि लेयर वाइज लेयर फ्लो कर रहा है ऐसे, ठीक है। तो मैंने बोला एक पॉइंट कंसीडर किया था, ठीक है। देखिए, इसकी वेलोसिटी ज्यादा, इसकी वेलोसिटी उससे थोड़ी ज्यादा, इससे थोड़ी ज्यादा, इससे और ज्यादा। तो इसका मतलब है कि इनके बीच क्या लग रहा है, हर एक लेयर के मिड में फ्रैक्शन लग रहा है। क्या लग रहा है, फ्रैक्शन लग रहा है। तो इसमें मैंने बोल दिया कि जो यहां बी जो बन रहा है वो डेल्टा थीटा एंगल बना रहे हैं, ठीक है। अब ये बहुत सारे ट्राइंगल बन रहे हैं तो मैंने क्या किया, एक छोटा सा ट्राइंगल उठा लिया, एक छोटा सा ट्राइंगल उठा लिया और बोल दिया ये डेल्टा थीटा है और ये इसकी डिस्टेंस dy है। मेरी बात क्लियर हुई। हमने एक छोटा सा ट्राइंगल उठा लिया जिसको बोल दिया कि dy डिस्टेंस है और एंगल थीटा है। हमको पता है, अब ये दूरी हमको तो पता नहीं है, तो हमको पता है वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि डेल्टा यू बहुत छोटी वेलोसिटी ले, इसलिए डेल्टा यू ले रहे हैं, और डिस्टेंस हमको कंसीडर निकालना है टाइम डेल्टा टी। तो जो डिस्टेंस आ गई वो हो गई डेल्टा यू इंटू डेल्टा टी। तो ये बात हमको पता लगेगी जो डिस्टेंस है वो डेल्टा यू इंटू डेल्टा टी हो गया। क्या हो गया, डेल्टा यू इंटू डेल्टा टी हो गया। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए अब फॉर्मूला पुट करते हैं, टेन थीटा या टेन डी थीटा क्या हो जाएगा, टेन डी थीटा। हमने टेन डी थीटा इसलिए बोला है कि ये क्या है, स्लोप है, ठीक है। तो हमने बोला कि टेन थीटा क्या होता है, दिस अपॉन दिस, क्या हो जाएगा, डेल्टा यू इंटू डेल्टा टी डिवाइड बाई डी वाई। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए आगे चलते हैं। टेन डी थीटा क्या निकला था, टेन डी थीटा और डेल्टा यू इंटू डेल्टा टी, डेल्टा यू इंटू डेल्टा टी डिवाइड बाई डी वाई, ठीक है। अब हमने बोला कि जो टेन डी थीटा इज अ वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है, तो टेन
डी थीटा इज अ वेरी स्मॉल कंपेयर टू डी थीटा। बहुत बढ़िया बात है बेटा, क्योंकि हम छोटे एंगल की बात कर रहे हैं। तो डेल्टा यू इंटू डेल्टा टी डिवाइड बाई डी वाई। इस डेल्टा टी को इसके नीचे ले आइए, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी और डेल्टा यू अपॉन डी वाई। यहां तक किसी को दिक्कत बेटा समझने में? एक रिलेशन निकल गया, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी और डी यू अपॉन डी वाई। इसको बोलेंगे रेट चेंज ऑफ एंगल डिफॉर्मेशन, और इसको बोलेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट। ग्रेडियंट, इतनी बात क्लियर हुई? इसको बोलेंगे डेल्टा थीटा अपॉन, क्योंकि रेट चेंज ऑफ एंगल मतलब डेल्टा टी के हिसाब से आपका एंगल कैसा हो रहा है, चेंज हो रहा है। या फिर बोलते हैं रेट ऑफ स्ट्रेन, या इसका दूसरा तरीके से बोलते हैं रेट ऑफ स्ट्रेन। रेट ऑफ स्ट्रेन सो में थोड़ा पढ़ा होगा, इंट्रोडक्शन तो सबको याद ही होगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? तो हमने बोला रेट ऑफ स्ट्रेन। चलिए, अगर कोई फ्लूइड है, ऐसे कोई बॉडी है और ये फिक्स है, और मैं इसको यहां से इसको खींच रहा हूं, तो इसका मतलब ये डिफॉर्म होगी। कितना होगी? डेल्टा थीटा होगी। जितनी इधर होगी उतनी ही बेटा इधर होगी। इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो तो डेल्टा थीटा। तो ये क्या निकल के आया था? डेल्टा यू इंटू डेल्टा टी। यही तो था बेटा, डेल्टा यू इंटू डेल्टा टी। मेरी बात करो, तो उन पे क्या लग रहा है? एक शेयर स्ट्रेस लग रहा है, टाउ लग रहा है। अगर मैं इसको इधर खींच रहा हूं तो एक टाउ इसको अपोजिट पैरेलल फोर्स अप्लाई हो रहा है, शेयर। तो टाउ इज प्रोपोर्शनली स्ट्रेन। टाउ इज प्रोपोर्शनली स्ट्रेन, और स्ट्रेन क्या था? डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अब जब मैं ये हटाऊंगा, इसका एक कांस्टेंट लगा दूंगा, प्रोपोर्शनल लगा दूंगा, म्यू लगा दूंगा, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। और डेल्टा थीटा के बाद क्या लग दूं? डी अपॉन डीटा। टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। ये मेरा फॉर्मूला बन गया। इतनी बात क्लियर हुई? यहां तक किसी को दिक्कत बेटा? चलिए, मेरे पास फॉर्मूला क्या बन गया? टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। ये जो म्यू है वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलेंगे, या फिर डायनामिक विस्कोसिटी बोलेंगे। इतनी बात क्लियर हुई? या तो म्यू को कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलेंगे या फिर डायनामिक विस्कोसिटी बोलेंगे। इतनी बात क्लियर हुई? यहां तक किसी को दिक्कत? यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए। और ये जो म्यू जो लग रहा है, जो हमने बोला कि जो म्यू लग, और इसको बोलते हैं न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, ठीक है, बाद में पढ़ेंगे कब ये फॉलो करेगा, न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन, ये सब बात करेंगे आगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? तो जब हमने बोला कि जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो लेयर बाइज लेयर का, तो ये म्यू कहां लग रहा है? ये म्यू इन दोनों के बीच लग रहा है, डायनामिक विस्कोसिटी या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इन दोनों के लेयर के बीच ये म्यू एक्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए, यहां तक बात किसी को दिक्कत है तो बोलिए। चलिए, अगर मैं बात करूं, अगर टाउ है और दो मेरे पास फ्लूइड हैं, एक ज्यादा एंगल बना रहा है डेल्टा थीटा, और एक कम एंगल बना रहा है डेल्टा थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब यह है जिसके बीच एंगल ज्यादा है, टाउ इज इक्वल टू म्यू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ये लार्ज है, तो फ्लो मेरा कैसा हो जाएगा? आसानी के साथ फ्लो हो जाएगा, क्योंकि जब ये लार्ज हो गया, एंगल बढ़ गया, तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज लार्ज
तो फ्लो कैसा होगा, बहुत आसानी से फ्लो इजीली। इजीली मतलब बिकॉज म्यू इज लेस। जो फ्रैक्शन लग रहा होगा दो लेयर के बीच वो क्या होगा, कम लग रहा होगा। अगर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी यानी एंगल कम हो गया, ऐसा समझो एंगल कम हो गया, यहां अगर ये नहीं समझ में आया तो एंगल इसको बढ़ा लो, बात खत्म। अब जिस चीज का एंगल बढ़ गया वो फ्लो आसानी के साथ हो जाएगा, इसका मतलब उसके बीच म्यू कम लग रहा है। यानी कि जैसे मान ली वाटर बोल दीजिए, और यही बात करें हनी, तो एंगल कम हो गया तो फ्लो नॉट इजीली, फ्लो आसानी के साथ नहीं होगा, फ्लो नॉट इजीली बिकॉज म्यू इज लार्ज। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। चलिए आगे बात करते हैं इन चीजों को लेकर। ठीक है, जो भी बच्चे गेट कर हैं, देख रहे हैं, गेट वाले या ईएस वाले या एसएससी वाले, ठीक है, ये प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। ठीक है, हम 1 जून से लाइव क्लासेस आएंगे शाम को 6 बजे से, जिसमें एसएससी जेई प्लस गेट प्रॉपर क्लासेस रहेंगी आपकी, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, सारा पोर्शन, इससे बाहर ना तो आपका गेट का आएगा और ना ही एसएससी का आएगा, ये गारंटी मेरी है। ठीक है, बस आप आराम से देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, और बस इतना रिक्वेस्ट है, आप लोगों को प्रमोट करते रहिए ताकि लोगों को भी फायदा मिल सके। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोल दीजिएगा।